की बात है, लंबे समय से इस चिलचिलाती हुई धूप में इस बलकलाल में उपस्थिति दर्ज करा के जिस शख्सियत का हमारे ब्राह्मण शिरोमणि देश के सबसे बड़ी अदालत राज्यसभा के सदस्य, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, हम सबके नेता, ब्राह्मण समाज के नेता, ब्राह्मण समाज और सर्व समाज के लिए हमेशा सोचने वाले नेता, बहन महाराज जी के अनुदान पंडित सतीश चंद्र मिश्र जी हम लोगों के बीच में विराजमान है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से पंडित सतीश चंद्र मिश्र जी का स्वागत करें। कार्यक्रम की शुरुआत के पहले मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो विद्वान साथी यहाँ आए हुए हैं वह लोग अपना अपना संघ लेकर के और यहाँ लाइन में खड़ा हो जाए। और पहले जो नारा था, विगत चुनाव में जो नारा था कि ब्राह्मण संघ बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं जड़े सहे, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आज पुनः माननीय सतीश मिश्र जी के नेतृत्व में हम सबको उस नारा को देते हुए उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर बहन मायावती को बैठाना है। तो मैं सबसे पहले अपने विद्वत समाज के लोगों से पंडित मनमोहन मिश्र जी आचार्य जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, पंडित अरविंद तिवारी जी, आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी विद्वान साथियों को लेकर के मंच पर आवे और पहले विजय श्री का मंत्र वाचन करें, उसके बाद आप संविधान करें ताकि हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। आदरणीय विद्वत और आप सभी लोगों से निवेदन है कि कहीं जगह ले लेते तो बड़ी कृपा होती, एक जगह बैठ जाते तो बड़ी अच्छी बात होती, एक साइड में खड़े हो जाते ताकि पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को हमारे माननीय मुख्य अतिथि दिखलाई भी पड़ते और हमारे विद्वत समाज लोग भी दिखाई पड़ते। आगे बाबू पंडित मनमोहन मिश्र कार्यक्रम की शुरुआत करें। पार्वती बताया सर्वप्रथम मंच पर विराजमान माननीय मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के महासचिव, राज्यसभा सांसद एवं हम सबके नेता माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्र जी का हम सब जो है अपने देवरिया देवभूमि की देवरिया की धरती में हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। क्योंकि हम सबको आहूत किया गया है यहाँ पे मंगलाचरण करने एवं शंखनाद करने के लिए। मंगल 3 प्रकार का होता है, मूल विषय पर बोलेंगे, मंगलाचरण करेंगे, शंखनाद करेंगे। मंगल 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक मंगल, नमस्कारात्मक मंगल और परिणामात्मक मंगल। जब नमस्कार करेंगे, नमस्कारात्मक मंगल, आशीर्वादात्मक मंगल और परिणामात्मक मंगल। जब हम नमस्कार करेंगे तो हमें आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा और जब हमें आशीर्वाद मिल जाएगा तो विजय रूपी परिणाम मिलने में कहीं कोई संशय नहीं है, विजय अवश्य मिल जाएगा। इसलिए मंगलाचरण का कार्यक्रम सर्वप्रथम किया जा रहा है। वेद ध्वनि सबसे पहले हम सभी लोग करेंगे, भद्र पाठ हम सभी विद्वान एक साथ मिलकर के करेंगे और पुनः शंख ध्वनि करेंगे। हरि ओम भद्रम जगरा
पुनः शंखध्वनि ध्वनि हम सभी लोग करेंगे। ये शंखध्वनि ध्वनि, ये सिर्फ शंखध्वनि ध्वनि ही नहीं है, ये विजय नाद है। हम सभी लोग समस्त विप्रगण जो है हम सभी लोग शंखध्वनि ध्वनि करेंगे। धन्यवाद करूंगा। छात्र राजनीति से ही राजनीति क्षेत्र में आगे आए हमारे बरहल विधानसभा के नेता, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, उसके बाद पुनः जिला पंचायत के अध्यक्ष के भी रूप में आपने जो है कार्य किया है, और उसके बाद पुनः मुक्तिधाम जो हमारे यहाँ बरहल क्षेत्र में जो निर्माण किया जा रहा है, उस मुक्तिधाम मोर्चा के भी आप अध्यक्ष हैं। विभिन्न क्षेत्रों में आपने जो है 40 वर्षों से सेवा का कार्य किया है। ऐसे संचालक महोदय माननीय श्री जयप्रकाश जी मिश्र जी को धन्यवाद करूंगा। आप लोगों ने हम सबको आहूत किया, यहाँ हम लोग मंगलाचरण किए, शंखध्वनि किए, और पुनः हम सभी लोग जो है आशीर्वाद भी देते हैं, धन्यवाद भी करते हैं माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्र जी का और उनको, क्योंकि आप हमारे इस देव क्षेत्र देवरिया की पावन भूमि में आए और हम सबको जो है यहाँ पे संबोधित करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग की संगोष्ठी में आपका जो है यहाँ पे उपस्थिति हुई। अंत में एक पद कहते हुए अपने बात को पूरी करूंगा। नजर बदल के देखो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल के देखो सितारे बदल जाएंगे। नजर बदल के देखो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदल के देखो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, दिशाएं बदल के देखो हवाएं बदल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे विद्वान साथियों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा के सदस्य आदरणीय श्री सतीश चंद्र मिश्र जी का और विशिष्ट अतिथि पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय श्री नकुल दुबे जी का जो बड़ा माला है उसको पहना के स्वागत करना है। माला पहनाने के लिए हमारे मंच पे साथी हैं आदरणीय श्री सुधीर कुमार जी, नीतीश कुमार जी लेकर के आवे, विजयनाथ तिवारी जी, विजय शंकर चौबे जी, संदेश मिश्र जी, पंडित राम सुमेर शुक्ल जी। आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोगों में जो बड़ा माला है आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को और विशिष्ट अतिथि महोदय को पहना करके हमारे बड़े भाई आदरणीय राम सुमेर शुक्ल जी आवे, भाई बापत तिवारी जी, विजयनाथ तिवारी जी, आप लोग आवे। आज यहाँ हमारे ब्राह्मण समाज के आदरणीय रविंद्र पांडे जी, पंकज चौबे जी, राजेंद्र दुबे जी, संतोष तिवारी जी, आलोक मणि जी, जयदीप पाठक जी, सुजीत पाठक जी, साका मिश्र जी, गजेंद्र दुबे जी, निनंद दुबे जी, जयप्रकाश तिवारी जी, पीयूष दुबे जी, आदित्य सिंह जी, विजयनाथ तिवारी जी समेत बहुत साथी हैं।
कार्यक्रम के शुरुआत के पहले एक निवेदन है। हमारे कुछ साथी जो माननीय मुख्य अतिथि महोदय को प्रतीक चिन्ह दे करके सम्मानित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि वह कार्यक्रम बहुत जल्द से निपट जाए ताकि आगे की शुरुआत हो। सम्मान सूची में आदरणीय संतोष तिवारी जी, उत्कल त्रिपाठी जी, तैयार रहे लोग, तो तैयार कराइए ना, सब लोग आ रहे हैं। लेकिन नाम पढ़ दीजिए कि इसके बाद ये तैयार रहे, इसके बाद ये तैयार। अरे भाई दूसरा नाम पढ़िए। अजय जी जो मूर्ति उन्होंने बनाई है, वैसे लीजिए ना। श्याम सुंदर जायसवाल जी, राजेश राजभर जी, श्री प्रकाश पाल जी, अरविंद त्रिपाठी जी, महेश वर्मा जी। आप लोगों से निवेदन है, समय का अभाव है, अभी गोरखपुर में भी कार्यक्रम है माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, जल्दी आकर के अपना भेंट है। नाम पढ़िए, नाम बोलिए, नाम बोलिए, अरे नाम तो बोलिए। अरे भैया 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 श्री जयप्रकाश मिश्रा जी गणेश जी की प्रतिमा माननीय मुख्य अतिथि को भेंट करेंगे। श्री राजेश राजभर जी भगवान बुद्ध की प्रतिमा भेंट किए। श्री अरविंद तिवारी जी शाल उड़ाकर माननीय मुख्य अतिथि जी का सम्मान करेंगे। श्री महेश वर्मा जी भगवान परशुराम का फलसा और देकर और शाल उड़ाकर सम्मान करेंगे। बहुत मेहनत करते हैं। हमारे विद्या समाज के लोग माननीय मुख्य अतिथि महोदय को साल उड़ा के सम्मानित कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आज इनका संख्रांत यह देवभूमि देवैया है, यह बाबा राघव दास की कर्म भूमि है, देवरावा बाबा की तपोभूमि है, अनंत महाप्रभु की तपोभूमि है। यहाँ ब्राह्मणों का बनाया हुआ संघ माननीय मुख्य अतिथि महोदय, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके नेतृत्व में ब्राह्मण समाज और यह देवैया का सम्मेलन आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे बहन मायावती जी को मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठाएगा। इन्हीं सब लोग के साथ चूंकि समय का आपको अभाव है, हम भाषण नहीं कर सकते। मैं यहाँ आए हुए समस्त बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों की तरफ से, यहाँ उपस्थित सम्मानित अधिवक्ता वर्गों की तरफ से, हमारे सम्मानित पत्रकार साथियों की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों की तरफ से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य जो कैबिनेट मंत्री रहे आदरणीय श्री नकुल दुबे जी हम लोगों के बीच में है। चूंकि समय का अभाव है, उनसे निवेदन करता हूँ कि आप आवें और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ावें, सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय पूर्व मंत्री नकुल दुबे। बोलिए भगवान परशुराम की। दोनों हाथ उठा के ललकार के हम सब, मेरे पंडित जी लोग काफी बैठे हुए हैं यहाँ पर। बोले भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। जब आतंकवादियों का वास्तव में विनाश करना है, उनको उत्तर प्रदेश से बाहर पहुंचाना है, तो फिर हम लोगों को तैयार हो जाना चाहिए। वो आपके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन अब उसकी परवाह नहीं करनी है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं है हमारा नारा। आज बाबा राघव दास और
देवराहा बाबा के इस पवित्र माटी पर उनको प्रणाम करते हुए आप लोगों से 2-3 बातें कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं। मैं देवरिया जनपद की बात कर रहा हूं। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, क्या देवरिया जनपद में पंडित श्री अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? सब लोग बताइएगा, अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? आप लोगों को जानकारी नहीं होगी। नगर पालिका प्रांगण में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगनी थी, प्रस्ताव पास हो गया, कागज बन गया, मूर्ति तक बन करके आ गई, लेकिन मूर्ति आप जाकर के पता लगा लीजिए कहीं अलग कूड़ेदान में रखी है। ये ताली बजाने वाली बात नहीं दोस्तों। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये किस व्यवस्था का परिणाम है? क्या हम लोगों की शांति के कारण है? हम लोगों के डर के कारण है या हम लोगों की कायरता का कारण है? ये बात हमारा ब्रह्म समाज स्वयं तय करे। मैं आपके बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच में ज्यादा देर बाला नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर पूछना चाहूंगा। सब लोग खुल करके बोलिए भाई, अब दबने का समय नहीं आ गया है। अब सन 2022 आ रहा है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, 2017 से लेकर के 2021 के बीच में ब्रह्म समाज का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? सब लोग बोलिएगा, अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर अपमान हुआ है तो क्या हम लोग को शांति से बैठे रहना चाहिए? अगर हमको शांति से नहीं बैठना है तो क्या हमको बदला लेना चाहिए? आप सब लोग बदला लेने के लिए तैयार है? आवाज लगाइए, बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। तो सब लोग तैयार हो जाइए। 2022 में 4-6 महीने का समय है। इनको बता दीजिए कि जिसने ब्रह्म समाज के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उसको हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर पहुंचाने में बहुत ज्यादा तक समय नहीं लगाया है। उस समय मेरे साथ मैं आह्वान करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि कृपया माइक पर आए, आप सबको ये संकल्प दिलाए 2007 में ब्रह्म समाज का सम्मान हुआ है कि नहीं हुआ है? 7 से 12 में सम्मान हुआ। आप लोग कहीं चुप काहे के लिए हो भाई? यहाँ कोई डर हो, यहाँ तो हम लोग ही है आप लोगों के लिए लड़ने के लिए। 2007 से 2012 के बीच में ब्रह्म समाज का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ? तो आप लोग दोबारा उस सम्मान को रिस्टोर करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? तो फिर तैयार हो जाइए आप लोग। मैं आह्वान करता हूं और आप सबका आह्वान करता हूं कि जब तक हम लोग 2022 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी महाराज जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री नहीं बना लेंगे, ब्रह्म समाज का एक भी आदमी चैन से बैठने का काम नहीं करेगा। यह आह्वान करने में आप लोग मैं आमंत्रित करता हूं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दें, हम सब लोगों को संकल्प दें और देवरिया के एक ब्राह्मण को सर्व समाज के आदमी का आह्वान करें कि वो यहाँ से जाने के बाद पूरे देवरिया जनपद में ये संदेश देने का काम करें कि अपने अपमान, अपने सम्मान के खिलाफ, कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा चुका है। 2022 में ब्रह्म समाज बदला लेने के लिए तैयार हो गया है। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जी जिंदाबाद। हाथी नहीं करे ऐसे, हाथी नहीं करे ऐसे, हाथी नहीं करे ऐसे। ब्राह्मण शंख बजाएगा, ब्राह्मण शंख बजाएगा। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री अरुण द्विवेदी जी, श्री संतोष तिवारी जी, जयप्रकाश मिश्र जी, विजय शंकर चौबे जी, एडवोकेट आनंद दुबे जी, विजयनाथ तिवारी जी, जगमोहन ओझा जी, चंद्रशेखर मिश्र जी, अखिलेश पांडे जी, रविंद्र पांडे जी, राम सुमेर शुक्ला जी, रमापति तिवारी जी, मनमोहन मिश्रा जी, अरविंद तिवारी जी, राजेश मिश्रा जी तथा सभी हमारे वरिष्ठ बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हुए, इतनी बड़ी संख्या में हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक, मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, हम लोग आज बहुत ही हमें गर्व हो रहा है कि हमें आज मौका मिल रहा है
कई बार पहले भी आ चुके हैं, आज फिर से मौका मिल रहा है कि हम बाबा राघवदास जी के और बाबा देवराहा जी के हम लोग उस पूर्ण स्थल पर आने का मौका मिला और दोबारा से आपके बीच में बोलने का मौका मिल रहा है। मैं याद करता हूं बाबा देवराहा जी का कि उनका आशीर्वाद हमको स्वयं उन्हीं के द्वारा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, सन 71 में, सन 72 में और सन 73 में इलाहाबाद में जब संगम के दौरान में उनका स्वयं का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ था। और इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही अनुग्रहित समझता हूं कि उनके द्वारा खुद उनके हाथों से दिया हुआ फल और उनके चरण जो सर पे वो छुआ करके आशीर्वाद देते थे, ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। भाइयों, आज हम लोगों ने 23 जुलाई को अयोध्या से अपना कार्यक्रम शुरू किया था। इस संगोष्ठियों का अयोध्या से चल करके उस दिन जो हम लोगों ने संकल्प लिया था, उस संकल्प को धीरे धीरे पूरा करने का समय आ रहा था। हम लोगों ने ये संकल्प लिया था कि हम लोग उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाएंगे और हर जिले में जाकर के इस संगोष्ठी को करने का काम करेंगे और लगातार हम लोग चल करके ये काम करने का बाद ही वापस लखनऊ जाने का काम करेंगे। उसके पहले पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में जाने का काम करेंगे। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश के सारे जिले अब पूर्ण हो रहे हैं। आज यहां से आपके जाने के बाद में हम लोग गोरखपुर में जाकर के अपनी सभा करेंगे, कल बस्ती में करेंगे, संत कबीर नगर में करेंगे और उसके बाद परसों हम लोग अपना जो आखिरी दिन होगा उसमें कानपुर और फतेहपुर करने के बाद 7 तारीख को लखनऊ का कार्यक्रम करेंगे, जो कि लखनऊ में पूरे उत्तर प्रदेश में जो हम लोग घूम करके आए हर जिले से वहां पर लोग आएंगे। थोड़ी संख्या में आएंगे क्योंकि बड़ी रैली नहीं कर सकते सन 2005 की तरह। लखनऊ के लोग भी होंगे, पर उस दिन सबसे अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि जैसे 9 जून 2005 को हमने अपना आखिरी कार्यक्रम किया था, उसमें बहन मायावती जी स्वयं हमारे उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, तो 7 तारीख को भी मुख्य अतिथि के रूप में बहन मायावती जी होंगी। ब्राह्मण समाज का जो एक कार्यक्रम होगा और विद्युत समाज का जो एक कार्यक्रम होगा उसमें। भाइयों, हम लोगों ने जब अयोध्या से कार्यक्रम शुरू किया था तो अयोध्या से इसलिए शुरू किया था कि हमने कहा कि सबसे पहले वहां जाने का काम करेंगे जहां भगवान श्री रामलला के मंदिर की बनाने की बात हो रही है और रामलला के दर्शन करके उसके बाद हम आसपास के जिलों करने के बाद अपना दूसरा चरण जो है मथुरा वृंदावन में आज भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद लेने के बाद वहां के जिलों का करेंगे। उसके बाद तीसरा चरण हम काशी विश्वनाथ जी में भगवान श्री भोले शंकर जी के दर्शन करके और उसके बाद वहां के आसपास के जिलों का कार्यक्रम करेंगे और फिर उसके बाद हम चौथा चरण चित्रकूट धाम पे जाएंगे और चित्रकूट धाम पे जाकर के फिर से वहां पर परिक्रमा करके और आशीर्वाद लेकर के और उसके बाद पूरे बुंदेलखंड का कार्यक्रम करने के बाद फिर आपके यहाँ पर आने का काम करेंगे और ये हमारा अंतिम चरण होगा इस कार्यक्रम, इन गोष्ठियों का। अयोध्या में जब हम गए तो अयोध्या में जैसे ही हमने अपना कार्यक्रम शुरू करने की शुरुआत की तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी वालों का बहुत बड़ा विरोध हुआ और इस बात का विरोध हुआ कि हम अयोध्या क्यों आए हैं, हम रामलला के दर्शन क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या वहां पर काम है रामलला के दर्शन करने का और अयोध्या आने का क्या मतलब हमारा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया पहले कि हमको अयोध्या जाने से क्यों रोका जा रहा और अयोध्या ये क्यों नहीं चाहते कि हम आए। लेकिन जब अयोध्या पहुंचे तब उस बात का खुलासा हुआ, क्योंकि अयोध्या जाने का कोई भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ठेका तो नहीं ले रखा है, उन्होंने कोई रामलला का ठेका नहीं लिया हुआ कि जिसको चाहेंगे वही दर्शन करेगा और जिसको नहीं चाहेंगे वो दर्शन नहीं कर सकता। हम तो इसके पहले भी अयोध्या कई बार जा चुके हैं, लेकिन इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि हम लोग तो ब्राह्मण समाज में जन्मे हुए व्यक्ति हैं, हम लोगों के तो बचपन से ही
जो हम लोगों के संस्कार डाले जाते हैं, वो संस्कार डाले जाते हैं, यही डाले जाते हैं कि आप चाहे भगवान श्री राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, जो सब भगवान विष्णु के अवतार हैं, और चाहे भोले शंकर हो, चाहे माँ दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो, माँ पार्वती हो, इन सबकी हम लोगों को स्तुतियां याद कराई जाती हैं, बचपन से याद करा दी जाती हैं। और उसके बाद ये भी सिखाया जाता है कि आप इन सबकी हनुमान जी का भी चालीसा याद कराया जाता है। और सब कराने के बाद कहा जाता है कि घर से निकलिए तो सबसे पहले इनकी स्तुति करके और तब उसके बाद घर से बाहर निकलिए, उनकी पूजा करने के बाद घर से बाहर निकलिए। और यही हम लोग करते हैं। तो हमको भगवान श्री राम लला के दर्शन करने से क्यों रोका जा रहा? हम लोगों का जब जनेऊ होता है, उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद तब तक तो 7 संस्कार हो चुके होते हैं ब्राह्मण समाज के व्यक्तियों के। उस समय जरूर हम लोगों को गायत्री मंत्र दिया जाता है और गायत्री मंत्र पढ़ने की हम लोगों को आज्ञा भी मिल जाती है उसके बाद से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने तो विरोध कर दिया कि हम क्यों रामलला के दर्शन कर रहे हैं। जब अयोध्या पहुंचे तब उनका असली कारण पता लगा, इसलिए क्योंकि इनका असली चेहरा सामने आ रहा था। वहां जाने के बाद इन्होंने तो सन 93 से लेकर के हजारों करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया भगवान श्री रामलला के नाम पे कि हम रामलला का मंदिर बनाएंगे, पैसे दे दो, पैसे दे दो। उन्होंने पूरे देश में ही नहीं, विदेशों से भी पैसा इकट्ठा किया, डॉलरों में इकट्ठा किया। वो रुपया कहां गया? इनको इस बात की चिंता थी कि इस पे सवाल खड़ा हो जाएगा। दूसरी चिंता क्या थी कि इन्होंने मंदिर बनाने के लिए कोई योगदान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जब निर्णय आया जिसमें भी इनका कोई योगदान नहीं था, उसके बाद वो जमीन मंदिर बनाने के लिए वो मिल गई। उसके बाद क्या करें? तो इन्होंने देखा आपने 1.5 साल से ज्यादा हो गया, अब तो 2 साल होने वाले निर्णय आने को। इन्होंने फिर से रुपया इकट्ठा करने के लिए लोगों को पूरे देश में भेज दिया, प्रदेश में भी भेज दिया और झोला लेकर के कहा कि चले जाओ, कह दो अब तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है, हमको रुपया चाहिए, और रुपया फिर से इकट्ठा करने लगो मंदिर बनाने के लिए। और धीरे धीरे 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया इन्होंने फिर से इकट्ठा कर लिया। पुराना रुपया कहां गया, उसका क्या हिसाब है? कुछ नहीं बताना। उसके बाद तीसरा कारण क्या था हमको रोकने का? क्योंकि आपने 2020 में 5 अगस्त 2020 में एक बड़ा भारी कार्यक्रम करा अयोध्या में, और उसमें कहा हम तो भूमि पूजन कर रहे हैं, हम तो उसमें नींव पूजन कर रहे हैं, और आज से मंदिर का कार्यक्रम बनने का शुरू हो जाएगा। 1 साल बाद आइएगा, मंदिर देख लीजिएगा और मंदिर के दर्शन करिएगा। लेकिन हुआ क्या? ना भूमि पूजन हुआ, ना नींव पूजन हुआ, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम हुआ। 5 ईंटों का पूजन किया गया और वो ईंटें कहां गई ये भी किसी को नहीं मालूम। सरयू नदी में डाल दिया या उसके बाद उनको कहीं लॉकर में बंद कर दिया। वहां कोई काम शुरू नहीं किया गया, एक भी कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया कि मंदिर बनाने की शुरुआत हो। नींव तो बन करके तब आएगी, मंदिर तो तब बनेगा जब नींव ऊपर आएगी, और नींव तब ऊपर आएगी जब बनाना शुरू की जाएगी। वहां आज तक शुरुआत भी नहीं हुई है और लोगों को धोखे में रखा गया। इसलिए क्योंकि अगर मंदिर बन जाएगा, निर्णय आ गया, तो ऐसे ही आधी राजनीति खत्म हो गई। मंदिर बन जाएगा तो पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, मंदिर के नाम वाली और मंदिर के नाम पे वोट मांगने वाली राजनीति उसी दिन खत्म हो जाएगी। इसलिए परेशान थे और इसीलिए ये कार्यक्रम शुरू नहीं किया। हम तो अयोध्या घूमे, पूरा अयोध्या घूमने के बाद हमने सरयू नदी में जाकर के जलाभिषेक किया, दूध का अभिषेक भी किया, और उसके बाद हम अपने कार्यक्रम में गए। लेकिन हमने जब अयोध्या घूमा तो उसके पहले तो हमने सोचा था कि हम सोच रहे थे कि अयोध्या जब जाएंगे तो अयोध्या तो सोने की नगरी बन चुका होगा, क्योंकि 1-2 रुपया नहीं, लाख 10 लाख रुपया नहीं, हजारों करोड़ रुपया इन्होंने सरकारी खजाने से, उत्तर प्रदेश के बजट से हर साल निकालने का काम किया। और किसके नाम से? अयोध्या के नाम से कि हम अयोध्या का मंदिर बना रहे हैं, अयोध्या को सुधारने का काम करें। मंदिर का रुपया अलग, अयोध्या के नाम से इन्होंने रुपया निकालने का काम किया। लेकिन जब अयोध्या में घूमे तो वहां तो हमको कुछ भी नहीं दिखा।
उत्तर प्रदेश का सबसे खराब से खराब जिला जो होगा उसको भी देख लीजिए, और उसको देखने के बाद आप अयोध्या जाइए तो अयोध्या की हालत उससे बदतर होगी। पूरे प्रदेश के हाल बेहाल हैं, ये सभी लोगों ने देखा है किस तरीके से आपके यहाँ चारों तरफ बेहाली फैली हुई है, बाढ़ का प्रकोप चल रहा है, घर डूबे हुए हैं। हम तो अभी आकर के देखते हुए आ रहे हैं, आज एक एक मंजिल तक पानी डूब रहा है, लेकिन इनके पास फुर्सत नहीं है। ये खाली अपना दिखावा करने का काम करते हैं। इन्होंने पैसा निकालने का काम किया, शहर में लगाने का काम नहीं किया। अयोध्या का हाल बद से बदतर होने का काम हुआ। वहां पर क्या काम दिख रहा है? वहां पर वही काम दिख रहा है जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में किया गया था। चाहे वो वहां पर सरयू नदी के घाट बनाने का काम हो, चाहे पूरे अयोध्या में सीवर लाइन और पाइप लाइन डलवाने का काम हो, और चाहे वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम हो, वो बहुजन समाज पार्टी में किया गया। और चाहे वहां पर जो वहां पर परिक्रमा होती है, परिक्रमा की जो सड़क है उसको ठीक ही नहीं, उसको 12 मीटर चौड़ा करके बनाने का काम हुआ हो, वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ। इनकी सरकार में तो वहां कोई भी काम नहीं हुआ। इसी प्रकार से पूरे प्रदेश का हाल बेहाल है। किस तरह से अपने ऊपर 300 करोड़ रुपया हर महीना खर्चा करते हैं, विज्ञापन के नाम पे खर्चा करते हैं, अपनी पीठ थपथपाने के लिए करते हैं कि हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, यहाँ पर सुचारू व्यवस्था कर रहे हैं। इतना ही रुपया अगर बाढ़ग्रस्त इलाके में लगा दें, जहाँ के मुख्यमंत्री जी खुद हैं, अपने ही क्षेत्र के आसपास लगा दें, यहाँ के अस्पताल की व्यवस्था ठीक करने का काम करें, तो यहाँ पर जो बच्चे फिर से मर रहे हैं, फिर से बीमारी फैल गई है, बच्चों की इंसेफेलाइटिस की आसपास के सभी जिलों में, गोरखपुर के शायद वो ना होती और वहां पर लोग मरते नहीं। लोगों को जिस तरह से आज बेघर हो रहे हैं, शायद बेघर नहीं होते। लेकिन इनको इस चीज की चिंता नहीं है, इनको इस चीज की कोई भी चिंता नहीं है। इनको तो सिर्फ ये देखना है कि हम कैसे ढोल पीटे, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करें, कैसे लोगों को अपना नकली मुखौटा दिखाने का काम करें और बरगलाने का काम करें और अपने वोट सीधे करने का काम करें। इनकी सिर्फ यही सोच रहती है, और इनको यही डर था कि अगर हम अयोध्या जाएंगे तो इनका ये असली चेहरा सामने आने का काम होगा। हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम करके आए हैं। हम वाराणसी भी गए। जब वाराणसी गए तो वहां पर भी हाल बेहाल है। वहां कोई भी इन्होंने काम ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि वाराणसी ये जो है वाराणसी में काम हुआ है। वहां पर भी वही काम दिखेंगे आपको जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा किए गए थे। चाहे वो 80 घाट के काम हो, 80 घाट को सुधारने का काम हो, नए घाट बनाने का काम हो, फ्लाईओवर बनाने का काम हो, पूरे वाराणसी में सीवेज ट्रीटमेंट और पानी की व्यवस्था बनाने का काम हो, और चाहे वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो 125 करोड़ रुपए में बनाया गया था उसको भी इन्होंने तोड़ने का काम किया। जो बना करके बहुजन समाज पार्टी ने दिया था इनको, वो भी ये चला नहीं पाए। और इस तरह की व्यवस्था खाली जो बहुजन समाज पार्टी द्वारा की गई थी, उसके अलावा वाराणसी में कुछ नहीं मिला। मंदिर के अंदर जब गए दर्शन करने तो मंदिर में भगवान वहां पर भोले शंकर जी के साथ में, किस तरह से उनके साथ में जो मंदिर में वहां माँ पार्वती थी, माँ अन्नपूर्णा देवी जी थी, वहां पर भगवान श्री गणेश जी थे, हनुमान जी थे, और ये सब जो थी प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी, उनको इन्होंने वहां से हटाने का काम किया, मंदिर को तोड़ने का काम किया, और जितने मंदिर पड़ रहे थे रास्ते में एक कॉरिडोर बनाने का काम कर रहे हैं, उन सबको तोड़ने का काम किया, और जो शिवलिंग थे उनको ले जाके गंगा जी में बहाने का काम किया, और जो नहीं बहा पाए उनको वहां लंका थाना है वहां पर इन्होंने बोरे में बंद करके रखने का काम किया है। प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को हटाने का काम किसी ने स्वप्न भी नहीं सोचा कि मंदिर में आप प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को भी हटाएंगे, पर इन्होंने हटाने का काम किया। इन्होंने जो हजारों वर्ष पुराना बरगद का पेड़ वहां पर था, जिसमें कि भगवान विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों वास करते हैं, उसको भी इन्होंने हटाने का काम किया। बुलडोजर लगा करके उसको भी उखाड़ करके फेंकने का काम किया। उसी जगह बहुजन समाज पार्टी ने, ये तो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं और धर्म का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी में याद करिए किस तरीके से आप लोगों ने नहीं देखा अगर तो वृंदावन में जाकर के देखिए, बहन मायावती जी ने वहां समग्र विकास करने का काम किया था। ढोल नहीं पीटा, वोट नहीं उसके नाम से मांगा,
लेकिन पूरा वृंदावन को सुधारने का काम किया। वृंदावन में सीवर नहीं था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं था, वो लगाया। पूरे वृंदावन में सीवर नहीं था, सीवर की लाइन बिछाने का काम किया, पानी की लाइन बिछाने का काम किया। वहां की जो परिक्रमा होती है, गोवर्धन तक जाते हैं लोग परिक्रमा करते हुए, उस पूरे मार्ग को बहन मायावती जी की सरकार में सुधारने का काम, नई परिक्रमा की रोड बनाने का काम हुआ। वहां पर 100 बेड का अस्पताल देने का काम हुआ, आधुनिक अस्पताल। कोई अस्पताल वहां नहीं था, बस अड्डा नहीं था, वहां बस अड्डा देने का काम किया, विधवा आश्रम बनाने का काम किया, नया बिजली घर बनाने का काम किया। वहां पर समग्र विकास करते हुए वहां पर मेला भी देने का काम किया गया, जो बहुत सालों से लोग मांग रहे थे, उसको भी देने का काम किया। पूरे वृंदावन का समग्र विकास किया। बिठूर में जाकर के देखिए, कानपुर में जहां महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है, जहां पर की सीता जी रही, लव कुश रहे, उस पूरे क्षेत्र को बनाने का काम बहन मायावती जी की सरकार में किया गया। समग्र विकास किया गया, चाहे वो सीता रसोई हो, सीता मंदिर हो, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हो, वहां पर बिजली का व्यवस्था करने का काम, पूरा सारा कार्यक्रम जो है बहन मायावती जी की सरकार में करने का काम किया। ये तो सिर्फ भोग का नाम करते हैं, ये सिर्फ वोट लेने के लिए आपके बीच में आकर के अपना धर्म का मुखौटा दिखाने का काम करते हैं। इसीलिए ये नहीं चाहते थे कि इन स्थानों पर हम जाएं, क्योंकि इनका असली चेहरा आपके सामने आने का काम होगा। इन्होंने झूठे वादे दे करके पूरे उत्तर प्रदेश में फिर से आएंगे, फिर से आपके बीच में आएंगे, फिर से आपको झूठे वादे देंगे और वोट लेने का काम करते हैं। इन्होंने क्या नहीं कहा झूठे वादों में? कहा कि 15 लाख हर एक के खाते में चले जाएंगे, 15 नए पैसे भी किसी के खाते में नहीं आए। कहा कि हम जो है 2 करोड़ नौकरियां देने का काम करेंगे नौजवानों को। क्या दिया इन्होंने नौजवानों को? उनका वोट को लेने का काम किया। उनको एक भी नौकरी दी हो तो बताने का काम करें। इन्होंने तो 2 करोड़ नौकरियां छीनने का काम किया। जहां जहां सार्वजनिक उपक्रम थे, जहां जहां सरकारी नौकरियां मिल सकती थी, चाहे वो ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो, रेलवे को भी अब बेचने का काम कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस को बेचने का काम कर रहे हैं। इन्होंने हर सार्वजनिक उपक्रम जहां जहां पर भी सरकारी नौकरियां मिलती थी, उनको बेचने का काम करके अपने चुनिंदा जो इनके ठेकेदार हैं, जो इनके उद्योगपति हैं 2-3, उन्हीं के हाथों में बेचने का काम किया और नौकरियां छीनने का काम किया। जब नौजवानों ने कहा, जो डिग्री लेके घूम रहे थे, पीएचडी और सब तरह की डिग्रियां घूम रहे थे, कि हमारी नौकरियां कहां हैं, तो उनसे कहते हैं कि नौकरियां हम नहीं दे सकते। अब जाओ, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, जा करके ठेला लगाओ और पकौड़ा बेचने का काम करो। इस तरह की बात इन्होंने उन लोगों से कहा जिनसे इन्होंने वोट मांगने का काम किया था, नौकरी के नाम पे उनको धोखा देने का काम किया। महिलाओं से कहा, हम 200 रुपए में सिलेंडर देंगे, सब्सिडी कर देंगे और तुम हमको वोट देने का काम करो। महिलाओं ने इनको वोट देने का काम किया। उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे रोजाना हर दिन गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाते बढ़ाते 900 और 1000 पहुंचाने का काम कर दिया। अभी कल पूरे देश में इसको लेकर के महिलाएं आंदोलित थी। 25 रुपए आपने एक ही दिन में बढ़ा दिए, 200 रुपए आपने बढ़ा दिए इस साल के अंदर। 2020 में ही 200 रुपए का सिलेंडर का दाम जितना पुराना था उससे बढ़ता गया। पेट्रोल के दाम 60 रुपए से 110 रुपए पहुंचाने का काम किया, डीजल 100 रुपए पहुंचाने का काम किया। हर चीज को महंगाई में आपने डुबोने का काम किया। लोगों से कहा, महिलाओं से, हम आपकी सुरक्षा देंगे, आप हमारे पास आ जाइए, हम तो आपकी सुरक्षा करेंगे। क्या सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं? जितना उत्पीड़न महिलाओं का इस सरकार में हो रहा है, उसी तरह से हो रहा है जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में होता था। ठीक उसी प्रकार से ये काम करने का काम कर रहे हैं। हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में उत्पीड़न होता है, हर 2 घंटे में उत्पीड़न के साथ में बलात्कार एक महिला का हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये महिला सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। बहन मायावती जी की सरकार को याद करिए, बहन मायावती जी की सरकार में महिलाएं कितना सुरक्षित थी, बेटियां कितना सुरक्षित थी। घर से 12 बजे भी अगर निकलने की जरूरत पड़ती थी किसी महिला को, तो वो हिचकती नहीं थी। और इसलिए नहीं हिचकती थी क्योंकि वो जानती थी कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं और किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ गलत निगाह उठा करके भी देखने का काम करें। ये वो लोग हैं जो कि झूठे वादे करके किसानों से इन्होंने कहा, हम आपकी आमदनी 2 गुना कर देंगे, और 2 गुना तो नहीं किए, उन्होंने 0 पर पहुंचाने का काम कर दिया। और खाली 0 पर ही नहीं पहुंचाया, उनकी जो जमीनें थी
उन पर भी इनकी निगाह पड़ गई, इनकी गलत निगाह पड़ गई। क्यों? क्योंकि इनके जो उद्योगपति हैं वही उन्होंने कहा आपने पूरा देश तो बेच दिया हमारे हाथों में, अब सब कुछ तो हमारे हाथ में आ गया, पानी आ गया, बिजली आ गई, तेल आ गया, सड़क आ गई, सभी चीजें आ गई, लेकिन अभी जमीन नहीं आई। आप जमीन भी हमको देने का काम करिए। तो इन्होंने 3 कानून बना दिए, ऐसे 3 कानून बनाए, काले कानून किसानों के लिए, जिसमें कि उनको मजबूरन अपनी जमीनों का पट्टा देना पड़ेगा। और जमीनों का जब पट्टा देंगे, किसको देंगे? इन्हीं उद्योगपतियों को देने का काम करेंगे। 1 साल उनकी उपज का पैसा मिलेगा, 2 साल मिलेगा, तीसरे साल से क्या कहेंगे? कहेंगे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, बीज अच्छा नहीं था, खाद अच्छी नहीं थी, और पैसा देना बंद। लेकिन किसान तो भुखमरी बेचते मरेगा, क्योंकि उसकी जमीन भी चली जाएगी। वो अपनी जमीन खुद भी नहीं बो पाएगा, क्योंकि उसकी जमीन तो पट्टे में इनके हाथों में लिखी जा चुकी होगी। और ये पट्टा जो इनके पास होगा, वो इसके बाद कभी भी जमीन वापस नहीं आने वाली है। किसान कचहरी, कोर्ट कचहरी करते करते थक जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसको जमीन वापस नहीं मिलेगी। ऐसे ही नहीं किसान, और हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी इस आंदोलन में उनके साथ में खड़ी हुई है, जो पिछले 1.5 वर्षों से वो कर रहे हैं। और हम लोग पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी उनके साथ इस आंदोलन में हम लोग कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ खड़े हुए हैं। 500 से ज्यादा किसान मर चुका है अब तक इस आंदोलन के दौरान में, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कानून वापस लेने की बात नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन उद्योगपतियों से उन्होंने लाखों करोड़ रुपया ले लिया है, उनको वो वापस करना पड़ेगा, जो कि ये वापस नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उस कानून को वापस नहीं ले रहे हैं। आपने देखा किस तरह से परसों अखबारों में आपने देखा होगा, कैसे अखबारों में, टेलीविजन में भी दिखाया गया कि हरियाणा में किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में कैसे लाठियां चलाई गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि इनका सर फोड़ दिया जाएगा। वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहता है हमको निर्देश मिला है कि कोई भी किसान जो आंदोलन में है वो सही सलामत लौटना नहीं चाहिए, उसका फटा हुआ सर मिलना चाहिए। और उसमें कितने सैकड़ों लोग घायल हो गए, और एक की तो मृत्यु परसों ही हो गई थी, कई मरणासन पड़े हुए हैं। इस तरह की ये सरकार है, इतनी बर्बरता से बात करती है। अध्यापकों के साथ इन्होंने क्या किया? वित्त विहीन अध्यापक, वित्त विहीन जो कॉलेज है, उनके साथ में अध्यापकों से इन्होंने कहा, पहले समाजवादी पार्टी ने उनको धोखा देने का काम किया कि आप हमारे साथ में आ जाइए। 20 लाख से ज्यादा वित्त विहीन विधायक हैं, अध्यापक हैं, जो कि पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको एक भी पैसा नहीं मिल रहा है। उनके लिए आज तक कोई नियमावली नहीं बनी। पहले समाजवादी पार्टी ने उनको झूठे प्रलोभन दे करके उनका इस्तेमाल किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तुम इनको छोड़ो, मेरे साथ आओ और हम तुम्हारा मानदेय भी देंगे, सम्मानजनक मानदेय देने का काम करेंगे और तुम्हारी नियमावली बनाएंगे, तुम्हारी अन्य मांगों को भी देखने का काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद आप देखिए, इन वित्त विहीन 4.5 साल हो गए, 5वां साल चल रहा, अब तो 3 महीने बचे, लेकिन इनको कुछ भी देने का काम नहीं किया। और जब वो लोग आंदोलन किए तो उसके बाद आपने भी देखा किस तरह से उनके ऊपर लाठियां चलाई गई लखनऊ में। महिलाओं तक को नहीं छोड़ा। एक महिला ने तो अपना सर वहीं विधानसभा के सामने मुड़ाने का काम किया, और उसने कहा कि हम ये मुड़ा करके ये सामूहिक दिखाने का काम कर रहे हैं कि इस सरकार की अंत्योष्टि हम आज यहाँ करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री जी का आपने बयान भी पढ़ा, कितने नाराज हो गए। उन्होंने कहा ये अध्यापक जो अपने को गुरु कहते हैं, ये जो तो पिछले जन्म में इतने बड़े पापी रहे हैं, इन्होंने पिछले जन्म में इतने पाप किए हैं कि जिसकी वजह से अध्यापक बने, और इसीलिए इनको अध्यापक बनना पड़ा है। और इनकी जो ये दशा हो रही है बहुत सही हो रही है, ये इनका पिछले जन्म का पाप है जो भोगने का काम कर रहे हैं। इनको हम कुछ नहीं देंगे, जो हम दे रहे हैं लाठी और डंडा, यही मिलने का काम होगा। जितने संस्कृत के विद्यालय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, 1500 संस्कृत के विद्यालय जिनको की जो सरकारी थे, उसको उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, और उसका नतीजा क्या हुआ? 1500 में से धीरे धीरे आधे विद्यालय बंद हो गए, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। वो संस्कृत विद्यालय बंद हो गए। महाविद्यालय जो 500 के ऊपर थे वो आधे रह गए, और वो भी बंदी के कगार में है, क्योंकि उनको भी पैसा नहीं मिल रहा है। जब अध्यापक नहीं होगा तो वहां बच्चे कहां से पढ़ेंगे? जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो जो वेद पाठ पढ़ने का काम करते हैं, जो पढ़ाई करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं सनातन धर्म को, वो भी खत्म हो जाएगा। तो
तो इनका तो ये षड्यंत्र है कि धीरे धीरे ये सनातन धर्म ही खत्म हो जाए और जितने मंदिरों में आज वेद पाठ करने वाले और ब्राह्मण लोग हैं ये बाहर हो जाएं और वहां पर कब्जा किसका हो जाए, बस मठ का कब्जा पूरे प्रदेश के हर मंदिर में धीरे धीरे हो जाए। ये योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को ही खत्म करने की योजना बना करके आगे चलने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तब क्या होता है, वो भी आपको अच्छी तरीके से याद मालूम है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, हर तरह की लूटमार, डकैती, फिरौती, बलात्कार, ये सब शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये एक ही तरह से दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, ये सब आपस में भाईचारा खत्म करके और मिटाने का काम करते हैं, इसलिए क्योंकि ये जानते हैं इसी से इनको वोट मिल सकता है। यहाँ पर प्रदेश की उन्नति से इनको कोई लेना देना नहीं है, बहन मायावती जी की तरह नहीं, जहां वो पूरे प्रदेश की उन्नति के बारे में सोचती हैं, पूरे प्रदेश का विकास करने के बारे में सोचती हैं। 29,500 उन्होंने जो ग्राम सभाएं थी डॉक्टर अंबेडकर के नाम से, उन्होंने उनका समग्र विकास करने का काम किया। 29,000 उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोलने का काम किया, 5,000 जूनियर हाई स्कूल, 5,000 हाई स्कूल नए खोलने का काम किया। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और 7 यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया और उसमें से तो एक यूनिवर्सिटी लखनऊ में जो बनाई है उन्होंने, वो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है जो विकलांगजनों के लिए बनाने का काम किया डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, जिसमें विकलांगजन पढ़ते हैं और पूरे देश से आते हैं, विदेशों से भी पढ़ने आते हैं और पूरे विश्व में अपने आप में अकेलौती एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने का काम बहन मायावती जी ने। उन्होंने 23 जिले बनाने का काम किया। आपके चारों तरफ क्षेत्र में कितने जिले बने, नए जिले, वो बहन मायावती जी की देन है। और उन्होंने जब नए जिले बनते हैं तो वहां का समग्र विकास होता है, वो काम बहन मायावती जी ने करने का काम किया। इनसे पूछ लीजिए अगर विकास के नाम पे, तो ये कुछ नहीं बता पाएंगे सिवाय विनाश के। इसके अलावा ये कुछ नहीं बता सकते कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने क्या करने का काम किया, क्या काम किया। इन्होंने तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक दहशत का माहौल फैला रखा है। ब्राह्मण समाज उसके ऊपर, दलित समाज उसके ऊपर इस तरीके से हमलावर हैं। इन दोनों समाजों को उसी तरह से हमलावर हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में समाजवादी पार्टी थी। जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार सोचती ब्राह्मण समाज के लिए, उनको वो अपना पहला दुश्मन मानती थी और दलित समाज के लोगों को अपना दुश्मन मानती थी और इसीलिए उनके ऊपर हर तरह के जुल्म ज्यादती करने का काम करती थी। याद करिए किस तरह से कन्नौज में ब्राह्मण समाज का नौजवान साथी नीरज मिश्रा, उसको किस तरीके से उसका नाराज हो गए और जब लखनऊ चले गए नाराज होकर के, तो ये निर्देश दे कर गए कि उसका कटा हुआ सर हमें लखनऊ में चाहिए देखने के लिए। और उसके बाद अखबारों मैगजीन में सब फोटो आप लोगों ने भी देखी थी जो निकली थी कि नीरज मिश्रा का कटा हुआ धड़ वहां पर कुएं में मिला था। जिस तरीके से जब इनकी 12 में सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी की, कैसे उन्होंने खुल करके अपने ही एक कार्यक्रम में कह दिया था, कहा था कि ब्राह्मण समाज का कोई काम नहीं होना है, इनको सबक सिखाना है और इनको दलित समाज के लोगों को सबक सिखाने की जिम्मेदारी हम लोगों की होनी चाहिए। जब अखबार में छप गया ये वाली बात, तो उनके खुद के ब्राह्मण जो नेता थे और जो संस्थापक थे इनकी पार्टी के, राजाराम पांडे जी, पंडित राजाराम पांडे जी प्रतापगढ़ के, वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने इनसे जाकर के विरोध किया, कहा इस तरह की बात आपको सार्वजनिक रूप से नहीं करनी चाहिए थी। आपकी सोच है ये सब जानते हैं, लेकिन इसको सार्वजनिक रूप से नहीं कहना चाहिए। तो वो उनसे इतना नाराज हो गए उनके इस विरोध से कि उन्होंने उनकी इतनी बेइज्जती की कि उनका मंत्रिमंडल भी छीना, उनका बंगला भी छीना और उनको घर से बाहर बेइज्जत करके निकालने का काम किया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो इतना उनको गिलानी हुई, इतना बड़ा धक्का लगा कि वो घर पहुंचते पहुंचते उनका दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये वो पार्टी है। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, उसका भी आप देख लीजिए, इन्होंने तो आते ही 2017 में दिखा दिया था कि हम ब्राह्मण समाज के कितने विरोधी हैं, दलित समाज के कितने विरोधी हैं। और इन्होंने आते ही रायबरेली में जहां 5 ब्राह्मण समाज के लोगों की, नौजवान लड़कों की हत्या हो गई थी, इनके मंत्री ने कहा, कबीना मंत्री वहां के उस क्षेत्र के जो थे,
उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण समाज के लोग ये जो है ये लोग बहुत बड़े अपराधी होते हैं और ऐसे अपराधी हैं जिनकी यही हालत होनी चाहिए। उनकी निर्मम हत्या हुई थी। शोक बनाने की जगह, जांच कराने की जगह कि किसने हत्या की, वो हत्या करने वाले लोग जो थे इनके चहेते थे, उनको बचाना था, इसीलिए उनके हाथ पांव भी काट दिए गए थे, उनको जलाने का काम हुआ था। हम जब उनके घर में गए तो हमने सोचा है तो बड़े भारी अपराधी हैं, इनकी तो बड़ी भारी धन दौलत होगी, घर होगा, आलीशान घर होगा। जब वहां गए तो देखा वहां तो इन लोगों के पास 10 बाई 12 फीट की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को भी जलाने का काम किया, उसको भी नहीं छोड़ा। तो वहीं से दिखा दिया था इन्होंने कि ब्राह्मण समाज हमारे निशाने पर रहेगा, पूरे 5 साल रहेगा। और उसके बाद तो आगे बढ़ते गए। उन्होंने फिर रुकने का काम नहीं किया। किस तरह से लखनऊ में रितेश पांडे नाम का लड़का, वो अपने माँ बाप को कोरोना के दौरान उनका इलाज कराने के लिए गया हुआ था, वहां से उसको उठा लिया। घर से उनके माँ बाप चीखते चिल्लाते रहे, कहां ले जा रहे हो? नहीं, ये अपराधी, इसको हम ले जा रहे हैं। और ले जाकर के लखनऊ के कंटोनमेंट में गोलियों से भून दिया। उसकी अखबार में सब तस्वीर भी निकली थी, फोटो भी निकली थी। कैसे विनय तिवारी नाम के जो व्यक्ति था, उसको ब्राह्मण समाज का, सिर्फ उसका दोष नहीं था कि ब्राह्मण समाज का था, वो तो एप्पल कंपनी में काम करता था। घर वापस जा रहा था, गाड़ी रोकी, नाम पूछा, तिवारी सुना, गोली मार दी। किस तरह से कमलेश तिवारी जो कि हिंदू पार्टी की चलाने का काम करता, उसका तो पार्टी हिंदू पार्टी थी, लेकिन उससे नाराज थे क्योंकि वो इनकी बातें इनके खिलाफ बोलता था, ब्राह्मण समाज के बारे में बोलता था, इनकी जो ब्राह्मणों के खिलाफ नीतियां चल रही थी उसका विरोध करता था। किस तरह से उसकी निर्मम हत्या हो गई और आज तक कोई पता ठिकाना नहीं। लोगों ने शोर मचाया तो कहा वो तो गुजरात से आए थे और मार के चले गए, उनको अभी पता नहीं कहा। किस तरह से इन्होंने बुंदेलखंड में महोबा में वहां पर कारोबारी था, उसको धमकियां देते रहे कि तुम अपने ये ब्राह्मणों के बीच में घूमने का काम बंद कर दो, दलितों के साथ उनका भाईचारा बनाना बंद कर दो, नहीं तो बड़ी भारी सबक सिखाई जाएगी। उससे फिरौती मांगने लगे कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिरौती दो। उसके बाद क्या होता है कि उसकी गाड़ी में उसको बैठाल करके उसको गोली मार दी जाती है। जब बुंदेलखंड में आवाज उठी, ब्राह्मण लोग सड़कों में निकल आए तो क्या कहते हैं कि वो तो आत्महत्या की, उसको गोली नहीं मारी गई, उसने खुद आत्महत्या की थी। लेकिन जब टेलीफोन की और बातचीत चीजों की रिकॉर्डिंग सामने आ गई जिसमें कि अधिकारी स्वयं धमकी दे रहा है और उसके बाद धमकी देते हुए कहा कि हम गोली मार देंगे, और उसके बाद जब पता लगा कि वो तो उस अधिकारी ने रोक करके गोली मारी थी, तो उस अधिकारी से क्या कहा कि तुम तुरंत उत्तर प्रदेश छोड़ के हमारा जो बगल के प्रदेश में सरकार चल रही है वहां चले जाओ, और जब मामला ठंडा हो जाए तब तुम दोबारा आ जाना, तब तक कोई चिंता नहीं करना, तुम्हारी देख रेख करने का काम हम करेंगे। जिस तरह से इन्होंने बैंक के लुटेरों को, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए लूटे बैंकों से, गबन किया, उनको विदेशों में भेज दिया और उनसे कह दिया कि तुम निश्चिंत रहो, वहां पर ऐश करो और चिंता ना करो, हम तुम्हारी देखभाल करने का काम करेंगे। इन्होंने इतना ही नहीं, बिकरू कांड के नाम पे जहां आपने जिसके लिए आप कहते हैं उसे गोली चलाई, गोली मारी, उसको तो आप मंदिर से उठा के ला करके बगैर किसी मुकदमा, बगैर किसी पेशी के आपने तो गोलियों से मार दिया विकास दुबे को। चलिए आपने, वो कहते हैं कि वो अपराधी था, लेकिन बाकियों क्या दोष था? जो कि 17.5 साल का लड़का वहां पर हरियाणा में काम कर रहा था, मुंबई और कलकत्ता में लोग काम कर रहे थे, आप वहां से उठा लाए और 17.5 साल के लड़के को ला करके इटावा में उसकी भी गाड़ी पलटती है विकास दुबे की तरह, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, और उसके बाद वो भी गाड़ी से बाहर निकलता है और उसके बाद भागने लगता है, कहते हैं हमने उसको गोलियों से तोड़ मार दिया। इस तरह का 1-2 हो तो आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को आपने गोलियों से उड़ा दिया और कहते हैं कि इनका मुकदमा, इनके कोई अदालत ले जाने की जरूरत ही नहीं है, तो अपराधी है। इतना ही नहीं, उसके बाद कहा कि इनको लगा कि इनकी तो लॉटरी निकल आई है, इसलिए इन्होंने आदेश दिया कि ब्राह्मण समाज के जितने भी मजबूत किस्म के लोग कानपुर के इर्द गिर्द रहते हैं उनकी एक लिस्ट बना लो इसी समय, और लिस्ट बना करके उन सबका नाम बेनामी लोगों में डाल करके और उनको भी मुलजिम बना दो। और यही हुआ। कितने लोग मार दिए गए? आधा दर्जन से ज्यादा लोग मार दिए गए और 50 से ज्यादा लोग ब्राह्मण समाज के, जिनका कोई ना लेना ना देना,
उनको आपने जेल के सलाखों के पीछे रखा। उनकी जितनी ब्राह्मण समाज के लोग जिनसे आप समझते थे कि मजबूत किस्म के लोग हैं, उनका नाम डाल करके उनकी संपत्तियों को आपने जब्त करने का काम कर दिया, कहीं बुलडोजर चलाने का काम किया और सबकी संपत्तियां जब्त करने का काम कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण समाज के थे। इनके अपने जो चाहते हैं उनके ऊपर कोई कभी नहीं सोचते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, भूल जाते हैं किस तरीके से हाथरस में आप लोगों ने देखा कि हाथरस में किस तरीके से कांड हुआ, किस तरह से इन्होंने खुशी दुबे को भी नहीं छोड़ा। खुशी दुबे तो इसी बिकरू कांड में उसको जेल में बंद कर रखा आज भी। उसकी तो शादी 30 तारीख को हुई थी, 1 तारीख को उसका पहला दिन था। 16.5 साल की लड़की, वो पहले तिवारी थी, तिवारी जब शादी हो गई तो खुशी दुबे हो गई। उसके हाथों की तो मेहंदी भी नहीं छूटी थी और वो बंदूक क्या उस हाथ में पकड़ती, लेकिन उसको भी मुलजिम बना दिया, उठा ले गए, 7 दिन तक अज्ञात स्थान पर रखा। क्या किया उसके साथ, कैसे क्या बर्ताव किया, किसी को नहीं मालूम। जब शोर मचा तो उसको जेल में बंद कर दिया। जब 3 महीने बाद पता लगा कि ये तो नाबालिग है, 16.5 साल की लड़की है, तो उसको रिमांड होम में बाराबंकी में बंद कर दिया। 2 कमरों में जहां 47 लड़कियां बंद थी उसको भी ले जाके वहीं बंद कर दिया। फिर उसके बाद उसकी बेल ना होने पाए, इसलिए पूरी ताकत लगा दी गई। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने स्वयं इसकी बागडोर अपने हाथ में लेने का काम किया कि इसकी बेल नहीं होनी चाहिए और निर्देशित किया किसी हालत में इसकी बेल नहीं होनी चाहिए, जो करना पड़े करो। और वो वही किया गया। एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया, जो अधीक्षिका थी जहां पर ये भर्ती थी उनसे एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया कि खुशी दुबे ये कहती है कि अगर हम जेल से बाहर आ गए, हम अपने रिमांड होम से बाहर आ गए और हमारी बेल हो गई तो उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और इतनी बड़ी अपराधी बन जाएंगे कि हम पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी माफिया कहलाने लगेंगे। और ये रिपोर्ट लगा करके उसकी बेल खारिज कराने का काम किया। उतना ही नहीं, घर में जो महिलाएं काम करती थी उनके पतियों को तो मार दिया, जैसे खुशी दुबे के पति को मार दिया, उन महिलाओं को भी उठा ले गए। और महिलाओं को तो ले ही गए, उनके साथ में जो उनके बच्चे थे छोटे छोटे, 3 साल का लड़का और 6 साल की बच्ची, उसको भी जेल में उठा के ले गए। और ये निर्देश दिया गया कि इतनी धाराएं लगा दो इनके ऊपर, मुकदमा मत चलाना, लेकिन मुकदमा चलेगा तो बरी हो जाएंगे। मुकदमा नहीं चलना चाहिए इन लोगों पर, बस वहां बंद रखो धाराएं लगा करके, और इतनी धाराएं लगा दो कि ये जेल में ही धीरे धीरे ये बच्चे वहीं पर व्यस्त हो जाएं और इतने साल तक इनको जेल में सड़ाने का काम करो, ये निर्देश दिए गए। किस तरह से हाथरस में एक दलित समाज की बेटी के साथ में हुआ, किस तरीके से उसके साथ बलात्कार होता है। बलात्कार होने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका मृत्यु शरीर भी घर वालों को नहीं देने को तैयार होते हैं, क्योंकि फिर से उत्तर प्रदेश के मुखिया लखनऊ में बैठ करके कहते हैं, वहां के जिला अधिकारी को कहते हैं कि तुम चौकन्ने रहना, वो लड़के जो हैं जो इसमें मुलजिम हैं वो सब हमारे अपने लोगों के हैं, तो उनको बचाना है, इसका शरीर नहीं मिलना चाहिए इनके घर वालों को। और जिला मजिस्ट्रेट खुद वहां पर खड़ा रहा, 1-2 घंटे नहीं 2-2 दिन तक खड़ा रहा, और जब तक कि वो उसका मृत्यु शरीर नहीं आ गया, मीडिया के लोगों को भी 2-2 किलोमीटर दौड़ाया गया डंडे मार के, कहा गया कि पास नहीं आ सकते, भटक नहीं सकते। घर वालों को जिंगलों के पीछे बंद कर दिया, सिक्चों के पीछे बंद कर दिया। माँ बहन घर वाले सब भाई बहन सब रोते रहे, चीखते रहे, अंदर से चिल्लाते रहे कि हमको शरीर दे दो, हम कम से कम इसका अंतिम संस्कार तो कर लें। नहीं, उन्होंने कहा कि हमको अच्छा शरीर दिखा दो, नहीं, उनका चेहरा तो दिखा दो। उन्होंने कहा नहीं, निर्देश है लखनऊ से, कुछ नहीं करना है। और ले जाकर के रात के 2:30 बजे किस तरह से खेतों में मिट्टी का तेल डाल करके और उसको जलाने का काम हुआ, ये सबने देखा। मीडिया के कुछ लोगों ने जो इधर उधर अपना छिप करके उन्होंने फोटोएं खींची, वो मीडिया में वीडियो आने का काम हुआ, जिसको देख करके पूरा हम लोग तो शर्मसार हुए, सवाए मुखिया और उनके लोगों साथियों के, लेकिन बाकी लोग पूरे प्रदेश ही नहीं देश में भी शर्मसार हुए। और विदेशों तक ये दिखाया गया, और विदेशों के भी अखबारों में और टेलीविजन में निकला कि एक ऐसा भी प्रदेश है देश में जिसका नाम उत्तर प्रदेश है, और वहां पर एक लड़की के साथ में इस तरह से व्यवहार होता है, ये खाली वहीं हो सकता है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। इसको दिखाने का काम किया। किस तरह से चुनाव के दौरान में महिलाओं के साथ में व्यवहार हुआ इन लोगों का, किस तरह से इनके सामने देखते देखते वहां पर महिला के साथ में चीर हरण होता है,
और इनके अधिकारी और सब लोग देख रहे हैं, क्योंकि इनके लोग उसमें, जो इनके चाहते लोग थे वो लोग उसमें थे, उनको तो बचाना ही था और उनको जिताना भी था, इसलिए ये सारे कार्यक्रम करते रहे। आपने देखा कि किस तरह से प्रदेश में एक बार जब बहन मायावती जी की सरकार थी, वो भी याद करने का काम करिए। ब्राह्मण समाज आज हाशिए पर पहुंच गया है। ब्राह्मण समाज के बारे में आज जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी करती थी, वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है। उसके जो नेता ने कहना शुरू कर दिया, उनके तो बड़े नेता जो कि हरिद्वार दुबे जी राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने तो खुल्लम खुल्ला बयान पार्टी की तरफ से दे दिया। जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा पिछले साल, जब वो राज्यसभा का अपना नामांकन भर के आ रहे थे, कि ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश का नाराज है और उसने मन बना लिया कि आपको सबक सिखाएगा। आप लोग कुछ कर नहीं रहे, कुछ करना नहीं चाहते उनके लिए, उनको समझाने के लिए। तो क्या जवाब दिया था उन मीडिया के लोगों से? वो आज भी रिकॉर्डेड है, यूट्यूब में सब जगह पड़ा हुआ है, कोई भी चाहे देख ले, जब चाहे तब देख ले। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई चिंता मत करिए, हम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे थे, बोले ये ब्राह्मण समाज के लोग जाएंगे कहां, ये जाइए कहां, इनकी तो मजबूरी है, ये तो हमारे ही पीछे पीछे आएंगे। लेकिन वो भूल गए कि ब्राह्मण समाज के पास कोई मजबूरी नहीं होती। ब्राह्मण समाज जब तय कर लेता है तो वो दिखाने का भी काम करता है, हटाने का भी काम करता है और अपनी खुद की सरकार भी बनाने का काम करता है, क्योंकि वो भगवान श्री परशुराम जी का वंशज है और वो जब एक बार ठान लेगा तो वो करके दिखाता है, और उसने करके भी दिखाया। याद करिए 2003 को, 2002 को, 2002 में ब्राह्मण समाज जब हाशिए में पहुंच गया था, जब कुल मिला करके 6 से 7 एमएलए रह गए थे विधानसभा में, जब हमको राज्यसभा में बहन मायावती जी ने भेजा, जब हमने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया, तो उसके बाद उन्होंने राज्यसभा भेजने का काम किया, तो ब्राह्मण समाज के लोग हमारे पास आए, प्रमुख लोग आए, उन्होंने कहा कुछ करिए, नहीं तो हम लोग तो शून्य पर पहुंच गए हैं। और तब हम आपके बीच में आए थे, आपके यहाँ पर भी आए थे, हम हर जिले में गए थे उस समय भी, और हर जिले में जाकर के हमने ब्राह्मण समाज को संबोधित किया था और हमने कुछ बातें कही थी। अब सब बातें तो नहीं दोहराएंगे, 1-2 बातें हैं जो उस समय कही थी, वो आज भी लागू होती हैं, उनको कहना का काम करेंगे। हमने उस समय कहा था ब्राह्मण समाज के लोगों से कि आप ये क्यों आपकी दशा हुई। बड़े बड़े सम्मेलन हुए, हजारों की संख्या में लोग आए, बड़े बड़ी तादाद में आए, जैसे आप लोग आ रहे हैं, अब की बार आए, उसी तरह से उस बार भी आए थे। उनसे हमने कहा था कि आप सोचिए तो कि आपकी ऐसी स्थिति क्यों है, कौन जिम्मेदार है। हमने कहा आप स्वयं जिम्मेदार हैं, आप तो पढ़े लिखे, आप तो बुद्धिजीवी कहलाते हैं। बुद्धिजीवी मतलब बुद्धि का इस्तेमाल करिए अपनी, और जैसे ही बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है। जिम्मेदारी आपकी है, और इसलिए आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आप लोग आपस में एक साथ नहीं होते हैं, एकजुट नहीं होते हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं, आपस में बंटवारा किए रहते हैं, तरह तरह का बंटवारा कर लेते हैं। हम तो 20 बिस्वाएं हैं, तुम 16 बिस्वा, वो 12 बिस्वाएं हैं, हम कानकुब्ज ब्राह्मण हैं, वो सरजूपाली ब्राह्मण हैं, सरजूपाली ब्राह्मण हैं, वो सनाढ्य ब्राह्मण हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह से आपस में बंटवारा कर लेते हैं। इस बंटवारे को खत्म करिए, और बंटवारे को खत्म करके आप अपने आप को ब्राह्मण समझिए। खाली जिस दिन आप अपने आप को ब्राह्मण समझने लगेंगे, उसी दिन ध्यान रखिए कि आप इतनी बड़ी शक्ति हो जाएंगे। और क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आप छोटे मोटे संख्या में उत्तर प्रदेश में नहीं है, 16% है। और जब 16% को गिनने का काम करिए, जहां 25 करोड़ लोग रहते हो, तो 3 करोड़ के ऊपर हैं आप लोग, फिर भी आपकी ये दशा और दुर्दशा क्यों है? इकट्ठा नहीं है, एक साथ होइए। लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया, पूरे प्रदेश में हम घूमे। उसके बाद 9 जून 2005 को हमने बड़ा कार्यक्रम किया था लखनऊ में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मैदान में, जहां 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग आए थे, और एक साथ आकर के उन्होंने, बहन मायावती जी उस दिन मुख्य अतिथि थी हमारी, तो उन्होंने शंखनाद, 11,000 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंखनाद करते हुए उनका स्वागत किया। हमने जब उनको गणेश जी की प्रतिमा दी थी हाथ में, तो गणेश जी की प्रतिमा को लेकर के वो सीधे माइक पर आ गई थी, और उन्होंने जो पहले शब्द बोले थे, अपने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये कहकर के उन्होंने अपनी बात शुरू की। उसके बाद ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके उन्होंने उस दिन ये भी कहा था
कि ब्राह्मण समाज आज इकट्ठा है, हम देख रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ इकट्ठा है, इसलिए हम अपनी पार्टी का पुराना नारा ही बदल देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उन्होंने उस नारे को ही बदलने का काम कर दिया। उन्होंने एक नया नारा दिया, जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण समाज को बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी देने का काम किया। लेकिन एक बात हमने भी उससे कही थी, जो हम फिर से दोहराना चाहते हैं। हमने ब्राह्मण समाज से कहा था कि आज आप इकट्ठा हो गए, एक साथ हो गए, एकजुट हो गए, लेकिन एक गलतफहमी ना पाल लीजिएगा कि अब तो हम 16% हो गए, अब तो हम पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। आपको ये भी मालूम रहना चाहिए कि एक भी सीट आप 16% से नहीं जीत सकते। सीट जीतने के लिए आपको कम से कम 30% के ऊपर वोट चाहिए। इसलिए आप भाईचारा बनाइए। किसके साथ भाईचारा बनाइए? हमने कहा सबसे पहले आप भाईचारा बनाइए दलित समाज के भाई बहनों के साथ, जो 23% है, और उनके साथ में पहले से ही अल्पसंख्यक समाज के लोग, पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग उनके साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। जिस दिन आप इनके साथ भाईचारा बनाएंगे, आप दोनों ही मिलकर के अकेले ही 40 के करीब पहुंच जाएंगे और हर सीट पर भारी होने का काम। और उसके बाद भाईचारा बनाने का काम हुआ, पूरे उत्तर प्रदेश में भाईचारा बना, एक मिसाल बन गई पूरे देश में किस तरह से उत्तर प्रदेश में एक भाईचारा बना। ब्राह्मण समाज दलित समाज के बीच का भाईचारा, उसको सोशल इंजीनियरिंग क्या क्या नाम दिए गए, वो भाईचारा बना। और उसके बाद उसके नतीजे भी सामने आ गए। जब नतीजे निकले 2007 के चुनाव के बाद, वोटों की गिनती गिनी गई, तो जहां ब्राह्मण समाज के लोग चुनाव लड़ रहे थे, वहां चूंकि दलित समाज के जो हमारे भाई बहन थे, वो इकट्ठा होकर के एक साथ एकजुट होकर के उन्होंने अपना वोट देने का काम किया, जो कि हर किसी भी समाज का व्यक्ति कोई लड़ रहा हो, और वो तो खाली हाथी का निशान देखते हैं, बहन मायावती जी को याद करते हैं और अपनी मोहर लगा देते हैं, क्योंकि वो उनके पीछे एक चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, इधर से उधर नहीं हिलते हैं। उन्होंने वोट देने का काम किया, तो उसका नतीजा निकला कि ब्राह्मण समाज के लोग जो 3 थाली जीते थे 2002 में बहुजन समाज पार्टी से, वो उनकी गिनती बढ़ करके 45 पर पहुंचने का काम। 45 लोग जीत करके विधानसभा में पहुंचे ब्राह्मण समाज से। लेकिन ब्राह्मण समाज ने भी अपनी ताकत दिखाई, अपना भाईचारा दिखाने का काम किया। जब गिनती खुली, तो जो जहां सुरक्षित सीटें थी, जहां पर सिर्फ सुरक्षित सीटों पर दलित समाज के भाई बहन चुनाव लड़ते हैं, वहां भी ब्राह्मण समाज के लोग पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी तन मन धन लगा करके उनके साथ में खड़े हो गए और बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने अपना वोट डालने का काम किया। तो उसका नतीजा ये निकला कि जहां 16 सीट जीते थे हम लोग रिजर्व सीटें पहले, वो उसकी गिनती बढ़ करके 62 पर पहुंचने का काम हुआ और हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो बहन मायावती जी ने जहां सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हिसाब से हर समाज के लोगों को बड़े बड़े स्थान दिए, बड़ी बड़ी जगह दिए, ओहदे दिए, मंत्री बनाए, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने ब्राह्मण समाज को पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने जो कहा था कि हम आपका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेते हैं, अगर आप हमारे साथ में हैं, तो उन्होंने पूरा करने का भी काम किया। उन्होंने जब सरकार बनी, तो चाहे पहला डीजीपी हो, एडवोकेट जनरल हो, महाधिवक्ता हो, चीफ सेक्रेटरी हो, लॉ सेक्रेटरी हो, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी हो, और बड़े बड़े ओहदे हो जहां अधिकारी लोग बैठते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को अच्छी अच्छी जगहों पर बैठाने का काम किया, उनको ओहदा देने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने 15 एमएलए को 15 कैबिनेट मंत्रालय उन्होंने ब्राह्मण समाज को देने का काम किया, प्रमुख मंत्रालय देने का काम किया। उसी में से नकुल दुबे जी भी आपके सामने हैं, जिनको उन्होंने 7 मंत्रालय उस समय देने का काम किया था। 35 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों को उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया, उनको कैबिनेट का दर्जा देने का काम किया। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा विधान परिषद में भेजने का काम किया। विधान परिषद के अध्यक्ष को भी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को उन्होंने अध्यक्ष बनाने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को लोकसभा में भेजने का काम किया और वहां पर उपनेता ब्राह्मण समाज का बनाने का काम किया। राज्यसभा में उन्होंने पिछले 17 वर्षों से हमको अपनी पार्टी का नेता बना के रखा हुआ। उन्होंने 5000 से ज्यादा सरकारी वकील उत्तर प्रदेश में
उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय लखनऊ और नीचे की अदालतों में ब्राह्मण समाज के लोगों को वकील, सरकारी वकील बनाने का काम किया और 10 गुना मानदेय बढ़ा करके उनको एक सम्मानजनक मानदेय देते हुए उन्होंने वकील बनाने का काम। अब की बार बहन मायावती जी ने फिर से ये कहा है कि जहां तक ब्राह्मण समाज है उसका खोया हुआ मान सम्मान और स्वाभिमान जो है, ब्राह्मण समाज हमारे साथ में आता है, भाईचारा बनाता है, तो इसकी जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। और ये जब वो जो कहती हैं वो करके भी दिखाने का काम करती हैं। जिस तरह से उन्होंने वित्त विहीन शिक्षकों को जो उनसे मिलने गए हमारे साथ में, उनके पूरे प्रदेश के जो मुख्य लोग थे, उन्होंने उनसे कहा कि बहुत धोखा खा लिया आपने, बहुत लोगों को आजमा लिया, लेकिन हमने आपकी बात सुनी, हम तो अध्यापक भी रहे हैं, अध्यापिका भी रहे हैं, इसलिए हमको मालूम है, वो आपको मालूम है कि वकील भी रही है, अध्यापिका भी रही है, और इसलिए उनको मालूम है कि अध्यापकों की क्या परेशानियां होती। उन्होंने कहा ये मेरे ऊपर छोड़िए, अब की बार सरकार हमारी बनने दीजिए और उसके बाद देखिएगा 3 महीने के अंदर कैसे हम आपकी सारी समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी होगी। और आज उत्तर प्रदेश जिस हालातों में चल रहा है उसमें आपने देखा कि हमें ऐसा कानून चाहिए, ऐसा नेता चाहिए, ऐसा शासक चाहिए जो कानून द्वारा कानून का राज चलाने का काम करे, जो अपने पराये को देख करके कानून का राज न चलाए। उसमें उनके सामने कोई भी मुजरिम हो, कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, उनकी अपनी खुद की पार्टी का भी हो, अगर वो मुजरिम है तो वो मुजरिम है, उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होता। उन्होंने अपने ही खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को याद करिए, उसने गरीबों की झोपड़ियों के ऊपर, आपके ही करीब के क्षेत्र के थे, उन्होंने बुलडोजर चलाने का काम किया था। 15 दिन पुरानी सरकार थी और उन्होंने सोचा था कि अब तो हमारी सरकार आ गई, अब हम जो चाहे करेंगे। उन्होंने उनको अपने घर में बुलाया था, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और घर में मेरी मौजूदगी में ये सब हुआ था उनके घर पे, और मेरे सामने उन्होंने उनको घर में ही हथकड़ी लगवा करके और जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया था और पूरे 5 साल तक जेल में रखने का काम किया था। इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि इन सब बातों को ध्यान में रख करके ये मत करिएगा कि इन बातों को यहीं पर सुना और यही भूल गए। इन बातों को अपने साथ में ले जाइए। जैसा श्री नकुल दुबे जी ने आपसे अनुरोध किया कि इन बातों को आगे ले जा करके घर घर में पहुंचाने का काम करिए। अपने खाली नातेदार, रिश्तेदार और अपने जान पहचानों के बीच में नहीं, गांव-गांव में जा करके लोगों को बताने का काम करिए और भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं का और इनके मुखिया का जो असली चेहरा है वो उनके सामने दिखाने का काम करिए। बताइए किस तरह से आज आपके यहाँ सब लोग परेशान घूम रहे हैं, बाढ़ से पीड़ित हैं, लेकिन उनको फुर्सत नहीं है। हेलीकॉप्टर से आकर के देखा, ऊपर से हाथ हिलाया और फिर 300 करोड़ रुपए महीने में खर्च कर दिए अपने ऊपर, इस बात के लिए कि बड़ा अच्छा प्रदेश चल रहा है। चाहे बच्चे मर रहे हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो रहा हो, चाहे किसान मर रहा हो, चाहे मजदूर मर रहे हो, मजदूरों के सारे रोजगार खत्म कर दिए। मजदूरों के जो कारखाने थे छोटे मझौले, उसको नोटबंदी लगा करके, जीएसटी लगा करके खत्म कर दिया। लोगों को सड़कों पे लाने का काम किया। ये सड़कों पे ला करके उनको देख करके इनको खुशी होती है, इनको एक आत्म खुशी होती है जब देखते हैं कि लोग परेशान हैं। इसलिए इनका असली चेहरा सबके सामने लाने का काम करिए और ये संकल्प आप भी करिए और उनसे भी संकल्प कराने का काम करिए कि अब की बार सन 2022 में हम लोग कानून द्वारा कानून का राज्य स्थापित करने के लिए अब की बार 5वीं बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और इस संकल्प को हम हमारे साथ दोहराने के साथ साथ आप दोहराएं, आप अपने दोनों हाथ उठा करके एक बार हमारे साथ में संकल्पित कर लेंगे तो हम ये मान लेंगे कि आप हमारे साथ में हैं और इस संकल्प के साथ यहाँ से जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।